हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो कि एग्ज़ाम आपका 27 अक्टूबर को होने वाला है और इसके लिए हम लोग ढे आईएएस की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज आपका टेस्ट नंबर 14 होगा और ये भी एक हमारा फुल टेस्ट होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जैसे हमने कल के टेस्ट पेपर में किया था, क्योंकि कल वाले में आपके करंट अफेयर्स जनवरी 2024 का था और आज वाले में आपको करंट अफेयर्स फरवरी 2024 का मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। तो वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर मैं क्लास पोस्ट होने के बाद इसकी पीडीएफ को वहां पर पोस्ट कर देता हूं, ताकि आप वहां से टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका पहला ही प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे फुल टेस्ट है तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, अंग्रेजों के बीच और किसके बीच थी? रणजीत सिंह के बीच में थी। तो इनके बीच में ये संधि हुई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी अंग्रेजों के साथ संधि हुई। तो संधि के बारे में क्या प्रोविजन है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस संधि के द्वारा पंजाब और ब्रिटिश भारत के बीच सतलज नदी को सीमा के रूप में निर्धारित कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था उसे सतलज नदी के द्वारा जो है कि डिवाइड किया कि सतलज नदी के किस तरफ आप रहोगे और किस तरफ हम लोग रहेंगे। तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतलज नदी के पश्चिमी भाग जो थे वो सारे के सारे रणजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, पहला सही हो गया। दूसरा है कि इस संधि के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर, मुल्तान और कश्मीर को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ हुए। तो ऐसी बात नहीं है, इन्होंने इसको नहीं मिलाया था, ठीक है। ये चारों जो क्षेत्र थे तीनों, मुल्तान, कश्मीर, जम्मू, इन्हें नहीं मिलाया था, इसीलिए दूसरा तो गलत हो गया, लेकिन केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में एक सेवा समिति की स्थापना की? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल ये प्रश्न बन जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। और अगर मैं बात करूं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 12 जून 1905 को की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। और इसी के सदस्य के रूप में हृदयनाथ कुंजरू साहब ने 1914 में सेवा समिति की स्थापना की थी इलाहाबाद में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? जो महात्मा गांधी जी के जो आदर्श थे, जैसे अहिंसा की बात करें, सत्याग्रह की बात करें, सर्वोदय की बात करें, तो ये जो आदर्श थे वो कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किए गए थे? हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी भारत आते हैं 1915 में, 9 जनवरी 1915 में, उससे पहले ही वो साउथ अफ्रीका में एक बैरिस्टर के रूप में भूमिका निभा रहे थे। फिर बाद में इन्होंने सामाजिक आंदोलन भी किया, यानी कि समाज सुधारक के रूप में। तो यहीं पर इन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करना सीख लिया, सर्वोदय का प्रयोग करना सीखा, अहिंसा का प्रयोग करना सीखा, सविनावज्ञा का प्रयोग करना सीखा। तो लगभग आप मान सकते हो कि अफ्रीका जो था, साउथ अफ्रीका, वो इनकी लैबोरेटरीज थी, जहां पर ये हर एक विचारों को इंप्लीमेंट कर रहे थे और उसमें विजयी भी हो रहे थे और उपनिवेशवाद को जो है कि पराजित कर रहे थे। तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये पुस्तक आपकी 1909 में प्रकाशित की गई थी और भारत में कब आते हैं? 1915 में आते हैं। चलिए, और इसी पुस्तक में अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मूलभूत अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और आर्थिक नीति पर एक संकल्प पारित किया गया था? तो ये आपका कराची का सत्र था। कौन सा था दोस्तों? कराची अधिवेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, जो 1931 में आयोजित किया जा रहा था। और ये भी सरदार पटेल जी के अध्यक्षता में था। किसके? सरदार पटेल जी के अध्यक्षता में। अगर इसका स्टोरी बताएं तो जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उस समझौते को कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मंच पे उसको सहमति देने के लिए इस कराची अधिवेशन में आयोजित करती है। पटेल जी अध्यक्षता कर रहे होते हैं और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं और क्या कहा जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जबकि ये असत्य बात है। हालांकि यहाँ पे गांधी जी को काले झंडे इसी के लिए दिखाए गए थे। तो गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट यूज किया था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा, क्योंकि गांधी एक शरीर है जबकि गांधीवाद एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसी में मूल अधिकार और आर्थिक नीति पर एक संकल्प जो था, जो नेहरू रिपोर्ट में था, मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट में, उसे इसमें प्रेजेंट किया गया।
तो ये हो गया आपका। लाहौर सत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पे हुआ था, जिन्होंने स्पष्ट कहा था क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन मतलब कि स्वतंत्रता लेने की बात की थी, स्वराज की बात की थी, और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की बात भी कह दी गई थी। और इसी वजह से 26 जनवरी हमारा क्या है, एक हिस्टोरिकल डेट है, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लखनऊ सत्र की बात कर लें तो हालांकि यहाँ पे लखनऊ सत्र 2 बार हुए हैं। एक आपका 1936 में हुआ जिसकी अध्यक्षता फिर से जवाहरलाल नेहरू जी ने की, लेकिन अगर मैं एक दूसरा बताऊं 1916 जो कि लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ, साथ ही साथ जो गरम दल और नरम दल थे इनके बीच में भी एक समझौता हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन की बात करेंगे तो इसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। ये त्रिपुरी जो आपका कहाँ पे है, ये एमपी के अंतर्गत आता है, जबलपुर के नजदीक। यहां पर एससी बोस जो सुभाष चंद्र बोस जी थे ये अध्यक्ष बन जाते हैं, किसको हरा के, पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा के। लेकिन गांधी जी उनसे नाराज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे। तो इस बात को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही कांग्रेस की जो है कि अध्यक्षता पद छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की थी, 1939 में, क्योंकि 1939 में यह अधिवेशन हुआ था। और इससे पहले 1938 में गुजरात के हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ था जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरा कार्यकाल अध्यक्षता के रूप में निभाया था। तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए और क्यों क्यों लैंडमार्क थे, क्यों हिस्टोरिकल थे, वो भी कहानी आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ चारों अधिवेशन आपको रिवाइज हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है अलबरूनी की एक किताब है किताबुल हिंद, ये किस भाषा में लिखी गई थी। तो अलबरूनी फारसी भाषा में लिखता है। अच्छा, एक प्रश्न आपको मैं छोड़ देता हूं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, ये आपको बताना है कि क्या इसका जन्म भारत में हुआ था या ये किसी विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी के साथ भारत आया था, ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका साह के नाम से जानते हैं। हालांकि ये प्रश्न अभी हमने कल के टेस्ट पेपर में भी किया था जो जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के साथ था। तो ये मौलवी अहमदुल्ला साहब को कहा जाता है और ये फैजाबाद से नेतृत्व करता थे 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है मानव विकास के क्रम में होमो इरेक्टस जो मानव है इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहले सत्य कथन देख लेते हैं। होमो इरेक्टस मानव ये पहला ऐसा मानव था जो सीधा चलने वाला मानव था और इसे जावा मानव या पीकिंग मानव की संज्ञा भी दी गई थी। यानी हमारे जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं लंगूर, बंदर, चिंपैंजी जो भी हो, ओरंगुटन वगैरह, धीरे धीरे ये मानव के रूप में सीधा होकर चलने लगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसका बृहद भौगोलिक वितरण भी था, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार था। मध्य एशिया में भी था, अफ्रीका में भी था, भारत में भी था। और इसी ने अग्नि का आविष्कार किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये मानव बिल्कुल ही कच्चे पदार्थों को खाने लगा तो अग्नि का आविष्कार करता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपसे बना देता हूँ कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग की जो खोज की गई थी जब वो कच्चा मांस जो है कि खाते थे मनुष्य और उसे जब पकाने की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर ली, जबकि पहिए की खोज नवपाषाण काल में होती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि यह प्रथम कारीगर मानव था जिसने सर्वप्रथम औजार बनाए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करें कारीगर मानव की तो उसे हम कहेंगे होमो हैबिलिस। क्या कहते हैं, होमो हैबिलिस, जो कि इसके बाद आता है, होमो इरेक्टस के बाद आता है। सिंपल सी बात है, पहले आपको खड़ा करना सिखा दिया गया तो आप पहले वो देखोगे ना, ऐसा थोड़े कि आप कारीगर बन जाओगे। इसका मतलब है जैसे आपके माता पिता पहले आपको जन्म देने के बाद बचपन में आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, धीरे धीरे आप उनके सहारे उंगली पकड़ के या उनका हाथ पकड़ के पहले खड़ा होना सीखते हो और फिर उसके बाद आप सफलताएं अर्जित करना शुरू करते हो। ये थोड़े कि पहले ही आपने सफलता अर्जित कर ली और बाद में खड़ा होना सीखा, ऐसा तो नहीं है। तो होमो इरेक्टस व्यक्ति पहले अपने आप को खड़ा कर रहा था, पहले अपने आप को सीख रहा था कि हम कैसे खड़े होकर चल सकते हैं, फिर आग की खोज करेगा। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पढ़ते हैं। नवपाषाण काल अर्थात जिसको हम नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन लुब्बक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो टर्म्स है ये भी किसने दी थी, जॉन लुब्बक ने दी थी। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन प्रथम प्रस्तर उपकरण यानी कि पत्थर के उपकरण टोन्स नदी घाटी से लेम सूर्य ने प्राप्त किए। लेम सूर्य जो हिस्टोरिकल थे, मतलब हिस्टोरियन थे, इन्होंने प्राप्त किए। यह भी सही बात है।
आगे देखते हैं, इस काल के औजारों को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी, तो यह भी सही है। अब यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा नवपाषाण काल के बारे में। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से मिले हैं। यह पहले प्रमाण माना जाता था जब एक नया अध्ययन नहीं हुआ था, क्योंकि मेहरगढ़ से जो प्राप्त हुए हैं हमें साक्ष्य, वो गेहूं के प्राप्त हुए हैं और सामान्यतः इसको माना जाता है कि 7000 ईसा पूर्व की बात होगी। लेकिन अभी जो नवीन अध्ययन किया गया है इसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो अब लहुरा देव जो है कि सही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि लहुरा देव 7000 ईसा पूर्व से भी और पुराना है, लगभग 9000 8000 ईसा पूर्व की बात है। और जहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, किसके साक्ष्य मिले दोस्तों? चावल के साक्ष्य मिले हैं। और ये है कहां पर स्थित? ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है संत कबीर नगर, जहां पे मगहर की बात की जाती, जहां पे कबीर जी ने अपने प्राण त्यागे थे। मगहर जो कहते हैं ना, काशी में त्यागोगे तो मोक्ष मिलेगा, तो इस बात को गलत सिद्ध करते हुए कबीर जी मगहर चले गए और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। संत कबीर नगर जो लगभग महाराजगंज तो नहीं जाएंगे, बस्ती उस्ती के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो जिन्होंने मेहरगढ़ याद कर रखा है वो अपने इस फैक्ट को चेंज कर ले। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त के संदर्भ में। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने जब 12 दक्षिण के राज्यों को पराजित किया था और पराजित करने के बाद उनसे धन संपदा अर्जित कर ली और बाद में उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। और इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं, यानी ग्रहण करके भी मोक्ष कर दिया, मुक्त कर दिया, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं। और इसी नीति का पालन मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी भी करता है। चलिए, दोनों फैक्ट आप कंपैरिजनली याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, उसने महान बौद्ध भिक्षु वसुमित्र को संरक्षण दिया था, तो बस यही गलत हो जाएगा। वो वसुमित्र नहीं थे दोस्तों, वो कौन थे? आपके वसुबंधु थे। वसुमित्र कहाँ पे थे? जो कनिष्क के समय जब चौथी बौद्ध संगति आयोजित हो रही थी तो वहां पे वसुमित्र अध्यक्षता कर रहे थे। वसुबंधु ने जबकि इसको संरक्षण दिया, मतलब समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को, तो दूसरा गलत हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम। और प्रयाग प्रशस्ति में उसकी उपाधि धर्म प्रचार बंधु के रूप में की गई, यह भी सही है। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश, जो श्रीलंका का नरेश था, मेघवर्ण ने उसके पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा और गया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति भी मांगी थी। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो 1 3 4 अर्थात कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और क्यों गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत के पदनाम है और संस्थापक सुल्तान, अर्थात कहने का मतलब हो गया कि कौन कौन से ऐसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। जैसे दीवान ए अर्ज की बात करेंगे, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख व्यक्ति होता था, तो इसकी स्थापना बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। आगे देखते हैं, दीवाने अमीर कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी और ये कृषि संबंधित था, यानी कि कृषि के विकास से समय। दीवाने मुस्तखराज की बात करेंगे तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और यह आपके राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था, राजस्व विभाग से। वहीं नायब ए मुमलकात जो था, ये आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह जो शासन था, इसने इसकी विभाग की स्थापना की थी। और ये कोई विभाग नहीं था, बल्कि कह सकते हो एक प्रधानमंत्री की भूमिका के रूप में था, या सुल्तान का संरक्षक कह सकते हो। ठीक है, जैसे नासिरुद्दीन महमूद ने जो है कि नायब मुमलकात के पद पे बलबन को बैठा दिया था, यानी एक बड़ा ओहदा दे दिया था, और इसीलिए बलबन ही सारा का सारा पदभार संभाल के उसका काम करता था। चलिए, इस आधार पे यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया था और गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी। यानी जिसका अपना जैविक पुत्र नहीं है वो कहीं भी किसी पुत्र को उत्तराधिकार नहीं दे सकता दत्तक पुत्र को लेकर। और यही विवाद आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ था, क्योंकि जो उनके पति थे, ठीक है, वो मतलब काफी ओल्ड एज थे, चाहे जो भी रीजन रहा हो, तो उनके पास जो बेटा था वो अपना नहीं था। इस वजह से दत्तक पुत्र की थियरी यहां पर आ गई कि आपने गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकार बना रहे हो, जिस वजह से झांसी को ब्रिटिश सरकार अपने कब्जे में करना चाहती थी और जिसके खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई बहुत संघर्ष और बहुत वीरता के साथ उन्होंने परिचय दिया। हालांकि झांसी रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनका जन्म बनारस में हुआ था। चलिए, तो यहां पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरे की बात करें,
डलहौजी का उपयुक्त सिद्धांत सर्वथा नवीन नहीं था, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था, दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है, यह एक विशेष अनुकंपा और स्वीकृति है जो एक अपवाद के रूप में देनी चाहिए। मतलब कहने का यह मतलब हो गया कि जब 1848 से लेकर 56 तक जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तो क्या उसी ने नवीन पद्धति दी थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे पहले ही सीओडी अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते थे, उन्होंने 1834 में यह नियम पहले ही निकाल दिया था कि हम जिसे चाहेंगे अनुकंपा के तौर पे स्वीकृति दे सकते हैं कि ठीक है, आपका अगर पुत्र उत्तराधिकारी बनना चाहता है और अगर वो गोद लिया हुआ बच्चा है तो ठीक है, आप बना लो अपना उत्तराधिकारी, कोई जरूरत नहीं है हमसे पूछने की। तो ये हमारी अनुकंपा पे आधारित रहेगा। तो ये नियम पहले ही बना चुके थे, इसलिए कोई सर्वथा नवीन पद्धति नहीं थी, अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है जो ओशिनोग्राफी है। मैंने तपस्या नोट्स के अंतर्गत जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराई है उसमें ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। महासागरीय लवणता के बारे में असत्य कथनों की पहचान करनी है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समलवणता रेखा कहलाती है क्या? और समलवणता रेखा को ही क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आइसोहेलाइन भी कह देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। समलवणता रेखा केवल क्षैतिज लवणता दिखाती है, क्योंकि लंबवत लवणता के लिए अभी तक कोई निश्चित नियम विहित ही नहीं है। बिल्कुल भाई, ये क्षैतिज ही तो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे अगर उसी रेखा पे जा रहे हो तो ये भी सही है। बात करेंगे कि उच्चतम लवणता विषुवत रेखा के पास मिलती है क्या? तो मैंने आपको बताया भी था लवणता वाले चैप्टर में, लवणता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये होता है कि नमक की प्राप्ति। और नमक की प्राप्ति कब होगी? जब आपका वाष्पीकरण अधिक होगा। ध्यान से समझना, वाष्पीकरण अधिक होगा अर्थात जल की मात्रा कितनी हो जाएगी? कम होती जाएगी। और जल की मात्रा कम होगी यानी वो जल क्या होगा? उड़ के ऊपर चला जाएगा और जो भी सतह पे बचेगा वो नमक बचेगा। लेकिन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे अधिक तापमान होता है, तो ठीक है वाष्पीकरण हो सकता है, परंतु उतनी ही अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी सदाबहारी वन के रूप में। और इस वजह से क्या होगा? वर्षा की वजह से पानी की कमी होगी ही नहीं, पानी लगातार बना रहेगा, जिसकी वजह से लवणता वहां पे नहीं मिल सकती। लवणता जो सर्वाधिक होती है वो सामान्यतः आपको 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में देखने को मिलेगी, चाहे नॉर्थ या साउथ में आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रवेश कर चुकी होती है और यहाँ पे हाई प्रेशर भी होता है, जिसकी वजह से वर्षा बहुत कम होती है। और कर्क या मकर रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है। तो तापमान अधिक है, इसका मतलब वाष्पीकरण होगा, लेकिन हाई प्रेशर बनने से वर्षा नहीं हो पा रही है और इस वजह से यहाँ पे लवणता की मात्रा अधिक होगी। इसीलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है। बिल्कुल, इसी को हम नमक भी कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कि टेस्ट सीरीज अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कहीं से बेहतर तरीके से, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसकी क्लास डेली शाम को आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान याम्योत्तर GMT के अनुरूप है? नहीं भैया नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है, पहली चीज कि इसका जो GMT है वो लगभग 2 घंटे आगे है। मैड्रिड की बात कर रहा हूं। हालांकि आप कहोगे सर GMT तो जाती है स्पेन से, बिल्कुल सही है, लेकिन जो GMT जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है उससे 2 घंटा जो है कि मतलब मैड्रिड का जो समय है वो 2 घंटा आगे है। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है प्रधान याम्योत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है, ये बात तो सही है। तो भाई आर सही है, ए गलत है, अर्थात डी ऑप्शन होगा। अगर मैं बात करूं GMT रेखा जो ग्रीनविच मीडियम टाइम होता है, ये आपकी जो मतलब प्राइम मेरिडियन जो लाइन है ये कहां से गुजरती है? तो सबसे ऊपर आप देखोगे यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा मैप में फ्रांस, फ्रांस के नीचे आपको देखने को मिलेगा स्पेन, स्पेन के नीचे फिर अफ्रीका में आ जाओगे और वहां पे आपको अल्जीरिया देखने को मिल जाएगा, अल्जीरिया के नीचे आपको माली देखने को मिलेगा, माली के नीचे आपको बुर्किना फासो देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके नीचे आपको टोगो देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको घाना देखने को मिलेगा। तो ये जो है कि कुछ 7-8 देश हैं जहां से GMT नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में जाती है, तो इसको जरा तैयार रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों की पहचान करो। तो समझ लेते हैं पहले। देखिए चेंगतांग जो कि तिब्बत का पठार होता है, जिसको यहाँ पे चेंगतांग बोलते हैं, ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां उद्गमित होती है। बिल्कुल तिब्बत के पठार में कैलाश मानसरोवर के नजदीक जो अलग अलग तार हैं, मतलब कि जो ताल है, जैसे राकस ताल हो गया, ठीक है, इन अलग अलग जगहों से आपके सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। बिल्कुल सही बात है।
असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। यह भी सही है। सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर का हिस्सा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम के अंतर्गत आता है। यह भी सही है, क्योंकि नेशनल वाटरवेज अगर मैं 1 की बात करूं तो जो गंगा नदी पर स्थित है प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। और अगर मैं नेशनल वाटरवेज 2 की बात करता हूं तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर सदिया से धुबरी के बीच में जाता है। और अगर नेशनल वाटरवेज 3 की बात करूं तो ये आपके साउथ इंडिया में केरल के अंतर्गत आता है। लेकिन अब मैं आपको केरल के आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट पेपर में कराया है, जो पिछले टेस्ट पेपर अभी 2-3 टेस्ट पेपर के बीच में ही। तो याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब चलते हैं चौथा स्टेटमेंट जो कि गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां लोहित, बराक, धनसिरी, ये नदियां ऐसे नहीं है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से कुछ देखोगे ऐसे ऐसे नदी बहती हुई, ये भारत में एंट्री कर चुकी है, यहाँ पे यांग्याप दर्रे से एंट्री कर चुकी है। तो ये हो जाएगा आपका राइट टर्न और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो मेरे दोस्त लोहित, बराक और धनसिरी ये सब बाएं तट से मिलती है। बराक तो मणिपुर की पहाड़ी से निकल कर ही जो है कि मिल जाती ना, मेघना नदी बनाने लगती है। तो आप देखोगे ये सभी बाएं तट से आती है, दाहिने तट से नहीं आती है। तो इस आधार पे आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब चलते हैं शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो वर्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी विक्षोभ होता है। जब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में जेट स्ट्रीम पढ़ा रहा था, वाताग्री वर्षा पढ़ा रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ से आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में वर्षा होती है शीत ऋतु में, जिससे शीतलहर बढ़ जाती, ठंडी बढ़ जाती है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सत्य कथन को। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के भाग हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। तो बिल्कुल मैंने बताया था कि हाँ, जेट स्ट्रीम में प्रयोग होता है। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल भूमध्य सागर पर ही उत्पन्न होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रवेश पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा में होता है, उत्तर पश्चिम दिशा से होता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखो पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, कश्मीर, ये सब उसी क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि शीत ऋतु में रात्रि के तापमान में कमी इसके आगमन का सूचक, तो बिल्कुल नहीं। रात्रि में जो होता है इसके तापमान में कमी नहीं होती बल्कि वृद्धि होती है। कमी कब होती है? दिन में होने लगती है जब शीतलहर गिरती है। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, लेकिन चौथा गलत है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है, शीत ऋतु की में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा जिसे हम कहते हैं, ये किन फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है? तो पहली चीज, शीत ऋतु में तो रबी फसल लगती है। तो रबी फसल जैसे गेहूं वगैरह हो गए, थोड़ा सा अगर इनको पानी मिल जाए तो अच्छी फसल के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होने वाली जो सेब की फसल है ना, उसके लिए भी बहुत लाभदायक मानी जाती है। तो यहां पर आपने बहुत सारी बातें सीख ली। अब चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका इकोनॉमिक का है। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य का नहीं है? जैसे करेंसी नोटों का निर्गमन करना, ये तो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। साख नियंत्रण की बात करते हैं तो ये भी करता है। और विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना ये भी करता है। परंतु सी वाला ऑप्शन की मुद्रा बाजार पे प्रतिबंध लगाना, ये आपके विकास संबंधी कार्य होते हैं। कैसे होते हैं? विकास संबंधी कार्य होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये आपके बैंकिंग कार्य में नहीं आता है। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय करेंसी के जो प्रतीक चिन्ह है, जो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, इसके बारे में कौन सा गलत कथन है? देखिए, इस चिन्ह की रचना आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधिधारक डी उदय कुमार ने की थी। बिल्कुल सही बात है। बजट 2010 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने इसे भारतीय मुद्रा के प्रतीक के रूप में अपनाने की बात कही। यह भी सही है। 15 जुलाई 2010 को रुपए के यानी इस चिन्ह का अनावरण किया गया और 2011 से इसकी शुरुआत हुई। यह भी सही है। अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत छठा देश बन गया क्या? तो नहीं। अब यहाँ पे ये कौन सा देश बना? पांचवा। अब यहाँ पे एक बात समझो, ये जो पहचान का मतलब क्या है? हालांकि हर देश की करेंसी अपने आप में यूनिक है, लेकिन फिर भी इसके एक सिंबलाइज है। अगर आप यूएस की बात करोगे, पहला कंट्री कौन है? जैसे 5 कंट्री में बाकी 4 कौन सी हैं? तो यूएस का क्या होता है? डॉलर इस तरीके का होता है। अगर आप ब्रिटिश का देखोगे, अर्थात मैं इसको ब्रिटिश न लिख के यूके लिख देता हूं, तो यूके का क्या है? पाउंड है। अब पाउंड का सिंबल मुझे याद नहीं आ रहा है। जापान का क्या है? जापान का येन हो गया। और यूरोपीय यूनियन का क्या होता है? यूरोपीय यूनियन का यूरो जोन होता है। तो यूरो जोन होता है। तो इनके भी अपने अलग अलग सिंबल हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड हैं। इसी तरीके से भारत का 5वां आ गया, तो ये 5वां देश बन गया। काफी अच्छा ये प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि हम लोग रोज इस चीज को देखते हैं, करेंसी को देखते हैं, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, फॉर नेचर, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर था। IUCN के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
पढ़ लेते हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में एक शहर है ग्लैंड, वहां पर है, बिल्कुल सही। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी इकाई नहीं दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषंगी इकाई नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये महासभा के पर्यवेक्षक प्राप्त दर्जा प्राप्त जो है कि संघ है। और ये प्रश्न भी कलम ने कर लिया था टेस्ट नंबर 13 में। अब यहां देखते हैं भारत इसका सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही। आप ये मत सोचना कि भारत इसका सदस्य है, भारत इसका जो सदस्य है वो स्टेट मेंबर के रूप में है, ठीक है, स्टेट मेंबर के रूप में, जिसको पूर्ण देश का भी दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये भी सही है। और ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे बी वाला गलत हो जाएगा। अच्छा, IUCN की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 5 अक्टूबर 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगला प्रश्न आपके वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेंगे, बिल्कुल सही। आर्टिकल नंबर 280 के तहत इनका गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं हमारे। केंद्र और राज्य के बीच अगर वित्तीय विवाद होता है तो उसका निपटारा वित्त आयोग करेगा क्या? नहीं, वित्त आयोग के पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं है। इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये मूल और प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है कि कहीं पर भी अगर संघ और राज्य में झगड़ा हो रहा है, अर्थात संघवाद को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है, बिल्कुल सिफारिश तो करेगा। वहीं वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना वित्त आयोग का कार्य नहीं है, ये प्रशासन का काम है, ये सरकार का काम है, वित्त आयोग का ये काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा कि इनके बीच जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। तो चलिए भैया, अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, इतना आराम से और हर एक चीज को मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को ही ना केवल 2 बार देख लोगे ना, टेस्ट पेपर से पहले मतलब एग्जाम से पहले 2 से 3 बार, तो मैं कह सकता हूं कि सारे पेपर जितने भी मैंने कराए अभी तक, ठीक है, वो आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि, और ये टेस्ट पेपर आपके आरओ में भी काम आएंगे। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभी हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर रहा है तो उसे वायु प्रदूषण से क्यों पीड़ित किया जा रहा है? क्योंकि इसमें उसकी तो गलती नहीं है भाई। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, चाहे पब्लिक प्लेस पे पिए चाहे प्राइवेट प्लेस पे पिए, लेकिन उसका असर वायु प्रदूषण पे तो हो रहा है ना, और वो व्यक्ति इसका हर्जाना क्यों भरे? उसकी क्यों हालत खराब हो, उसकी क्यों तबियत खराब हो, जो कभी सिगरेट या नशा कभी नहीं किया? तो ये जो स्टेटमेंट था या ये जो निर्णय था, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके सेकंड ऑप्शन मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ में आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है? अगर हम संशोधन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। और अगर मैं भाग की बात करूं, यानी कि कौन से पार्ट में कहा गया, तो भाग नंबर 20 में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की बात की गई है। अब जरा देख लो, राष्ट्रपति की अगर निर्वाचन प्रक्रिया में कोई संशोधन करना है तो भाई राज्य विधानसभा से भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के लोग भी शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय के अगर अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं संघ और राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। और संसद में राज्यों का अगर प्रतिनिधित्व, अर्थात राज्यसभा में अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो वहां पर भी राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। परंतु नए राज्यों के निर्माण या राज्यों के नामों या सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए किसी भी राज्य विधानसभा से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक वाला यहाँ पे हटा देंगे तो 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लिए हम सामान्यतः क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, जो संसद अपने आप कर सकती है। दूसरी चीज, इसमें राष्ट्रपति की दोस्तों पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना आप इसे नहीं पारित कर सकते, प्रस्तुत नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहूं धन विधेयक की बात करूं, आर्टिकल नंबर 110 के तहत जब आप इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हो तभी इसे प्रस्तुत करते हो। ठीक इसी प्रकार से नए राज्यों का गठन या निर्माण या नाम परिवर्तन करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका सी वाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। अशोक के रुक्मिणदेही स्तंभ लेख के संबंध में क्या कथन सत्य है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा के दौरान इसे स्थापित किया था। तो यहां पे ध्यान देना कि कहीं स्टेटमेंट आपको एग्जामिनर ये ना दे दे कि जन्म के 20 वर्ष बाद, ये था राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद। तो पहला सही है। बुद्ध शाक्य की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर बलि को कर माफ कर दिया गया, यानी बलि कर को, यह भी सही है। और लुम्बिनी ग्राम के भू राजस्व भाग कर को 1/6 से घटाकर 1/10 नहीं बल्कि 1/8 कर दिया गया, यानी अब और भी कम टैक्स लिया गया। तो तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। और इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण दिखता है और इसीलिए अशोक के इस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी हम कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 23, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से मोहनजोदड़ो के बारे में, कि यहाँ पे जो वृहद स्नानागार मिले थे इसके बारे में असत्य कथन बताइए। यह ईंटों से निर्मित है और जिसकी फर्श तराशी गई ईंटों से बनाई गई, बिल्कुल सही है। जलबद्ध करने के लिए इसमें जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया, यह भी सही है। और जलकुंड में प्रवेश होने के लिए इसके चारों तरफ से सीढ़ियां नहीं है दोस्तों, केवल एक नॉर्थ और एक साउथ है। तो बस इन दो तरीके से जो है कि आप उतर सकते हो इस कुंड में, दो ही तरफ सीढ़ियां थी, चारों तरफ नहीं थी। और इसमें 8 स्नानागार भी निर्मित थे और इसीलिए इसको वृहद स्नानागार भी कहा जाता है, नहीं बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया गया। तो सी ऑप्शन यहां पे गलत हो गया। अगला प्रश्न है, सैयद बंधु के संदर्भ में असत्य कथनों की बात करें। 1713 से 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंधु सबसे शक्तिशाली थे क्या? तो इनको आपको पता होना चाहिए कि किस नाम से कहते हैं, किंग मेकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सही है। सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता थे और प्रायः मुगल विरोधी और अर्धराष्ट्रीय हितों का नेतृत्व करते थे, तो यह भी सही है। और रत्नचंद नामक साधारण गल्ले के व्यापारी को उन्होंने राजा की उपाधि के साथ शासन के बहुत से अधिकार दे दिए थे, यह भी सही है। सैयद बंधु के पतन का मुख्य साजिशकर्ता सादत अली खान नहीं था, बल्कि वो कौन था? चिनकिलिच खां। कौन था? चिनकिलिच खां, जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। शायद कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक बार आप लोग बताइएगा। और इसी का दूसरा नाम होता है निजामुल मुल्क। क्या होता है? निजामुल मुल्क। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे तो असत्य हो गया डी वाला। अगला प्रश्न आपका कहता है 25 नंबर पे, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क था। तो यह बात बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो था ही। और इसने कब स्थापना की थी? 1724 में स्थापना कर दी थी। लेकिन अगर हम बात करें 1739 में, जब नादिर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, तो ऐसा नहीं था। नादिर शाह जो है कि अब इससे जब अपना धन मांग रहा था तो ये जो है कि वापस नहीं दे रहा था, और इस वजह से फिर इसने क्या किया? विष खाकर इसने आत्महत्या कर ली, या यूं कहें कि जहर खा के इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध करते हुए नहीं मारा गया, नादिर शाह से नहीं मरा। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर द्वारा इसे पूर्व से व्यापार करने का अधिकार दिया। यहाँ पे पूर्व का मतलब पहला नहीं, बल्कि अगर यूरोप के अनुसार आप देखोगे तो पूर्वी क्षेत्र कौन से पड़ेंगे? जो अरबी कंट्रीज है, मध्य एशियाई देश है, एशियाई देश है, जिसमें भारत वगैरह आते हैं, इनसे व्यापार करने के लिए उन्हें छूट दे दी गई थी, तो इन्हें पूर्वी देश कहा गया। 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था, यह भी सही है। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1645 में नहीं खोली थी दोस्तों, बल्कि 1651 में खोली थी और हुगली में स्थापित की थी। जबकि अंग्रेजों की जो सबसे पहले कोठी खोली गई थी, जो कि एक नॉन परमानेंट यानी अस्थायी थी, वो थी 1611 में मसूलीपट्टनम, और 1613 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, महान यात्री इब्न बतूता के संदर्भ में। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला नाम से अरबी भाषा में लिखा, ये भी सही हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और कुछ समय बाद उससे मतभेद होने पर सुल्तान ने उसे कारागार में ही कैद करवा दिया, यह भी सही है। इब्न बतूता ने मालदीव की भी यात्रा की, जहां वह 18 महीने तक काजी के पद पर तैनात रहा, यह भी सही है। और उसने चीन की यात्रा कभी नहीं की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे तो 1342 में चीन में एक दूत मंडल के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट भैया गलत हो गया, अर्थात 1, 2, 3 सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 28, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस कोडिफिकेशन या कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत कर दिया, बिल्कुल सही। और यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, यह भी सही है, क्योंकि पहले जो डीएम होते थे ना, वही टैक्स का कलेक्शन भी करते थे, जिनको हिंदी में कलेक्टर कहा जाता था, और यही न्याय को भी देखते थे, जो जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में भूमिका निभाते थे। तो इसने सीधे सीधे क्या किया, इसने कहा कि ऐसा करो, इसको हटाओ, यानी जो शक्तियों का पृथक्करण है इसको हटा दो, और क्या किया जाएगा, जो सत्र न्यायाधीश हैं या फिर जिला न्यायाधीश हैं, उनके एक अलग पद का सृजन किया जाएगा, और डीएम केवल और केवल कलेक्टर के रूप में काम करेगा, यानी राजस्व संग्रह करेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो गए, और इस आधार पर तो ये व्याख्या भी कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। अब अगला प्रश्न आता है गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और बलबन के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था, यानी बलबन को कौन खरीद के लाया, इल्तुतमिश खरीद के लाया। बलबन ने मंगोलों के खिलाफ या मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवान ए अर्ज नामक एक नवीन विभाग बनाया, जो कि सैन्य अधिकारी से संबंधित था, यह भी सही है।
क्योंकि अभी मैंने ऊपर ही आपको मिलान करवाया था इसका। बलबन के समय प्रथम गुलाम विद्रोह बंगाल में तुगरिल खान ने किया था, यह भी सही है। और बलबन ने रक्त और तलवार की नीति नहीं अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यही आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रक्त लौह की नीति, जिसको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं। अच्छा, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? ये शायद अभी पहली बार ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस पॉलिसी को नहीं पढ़ा होगा। ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों से निपटने के लिए इस नीति का पालन किया था, रक्त और तलवार। जबकि बलबन ने क्या किया था? रक्त और लौह। तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे मिलान करना है और उनके समय में जो विद्रोह करता थे वो कौन है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय की अगर हम बात करें तो हाजी मौला ने विद्रोह किया। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इस समय पिर्थू का विद्रोह था। फिरोज खिलजी की बात करेंगे तो इस समय सीदी मौला ने विद्रोह किया था। और बलबन के समय मेवातियों ने विद्रोह किया था, जो दिल्ली के आसपास रहते थे। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नूरजहां गुट, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी जो नूरजहां, जिसको जुनता दल भी कहते हैं, इसमें कौन कौन शामिल था? मिर्जा गियास बेगम भी शामिल थे। मिर्जा गियास बेग जो कि इसी के पिता थे नूरजहां के, जिनका नाम था एतमादौला, जो कि क्या था? पहला संगमरमर से बना स्ट्रक्चर था, मकबरा। आसफ खां जो इसका भाई था नूरजहां का, ये भी शामिल था। अस्मत बेगम जो इत्र निकालने की विधि का इन्होंने सृजन किया, इत्र निकालने का, ये इसकी मां थी। और शाहजादा खुर्रम, क्योंकि जहांगीर के 4 बेटे थे, उनमें से खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का नाम था। तो असल में उसका असली नाम तो खुर्रम ही था, लेकिन जब उसने साउथ इंडिया का अभियान किया और वहां पे विजय प्राप्त की, तब इसे शाहजहां की उपाधि मिलती है और वहीं से शाहजहां कहलाता है, अर्थात ये नूरजहां का बेटा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, मतलब चारों ही लोग इसमें शामिल थे। पिंडारियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका प्रथम उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 में आक्रमण के समय आता है, बिल्कुल सही। बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में अपना भाग लेते थे, यानी कोई सैलरी नहीं लेते थे, लेकिन अगर कहीं युद्ध में जो भी माल लूटेंगे उसमें अपना हिस्सा लेते थे, यह भी सही है। और ये हिंदू धर्मावलंबी थे, यही गलत है, क्योंकि वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, उनका कोई अपना धर्म नहीं था, एक तरीके से जो मन किया वो बन गए। ठीक, तो ये गलत हो गया। और जॉन मेलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की उपाधि दी थी, मतलब पिंडारियों को कह दिया शिकारी कुत्ते और मराठा को शिकारी कह दिया था। तो यहाँ पे केवल तीसरा गलत है। अगला प्रश्न 33, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कुल भरत कुल, जिनके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, किन 2 नदियों के बीच इनका जो साम्राज्य था वो निवास करता था? तो सरस्वती और यमुना के बीच में निवास करता था। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक भारत के राजनीतिक ढांचे पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया था, याद होगा जब मैंने तपस्या नोट्स पढ़ाया था एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वहां पे पूरी डिटेल से इन सब चीजों को पढ़ाया था, क्योंकि आपके मेंस में भी काम आ जाता है, स्पेशली आरओ के ऑब्जेक्टिव मेंस में। यहां पर देखोगे कि कुल सबसे छोटी इकाई थी, इसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे, या यूं कहें कि हम परिवार की बात करते हैं। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, जो कई कुलों के समूह से मिलकर बनता था, यानी कई परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता है। और विश्व जन से बड़ा होता था, बस यही गलत हो गया, क्योंकि विश्व जन से छोटा होता था, जिसको हम लोग एक खंड कह सकते हैं या ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्र आमतौर पे छोटे छोटे राज्य थे जिनके शासन राजन कहलाते थे, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी संरचना की बात करूं तो सबसे छोटा होता था कुल, जो कि एक परिवार कहलाता था, और कई सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते थे, बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, और बहुत सारे विश्व मिलकर जन बनाते थे, और यही जन आगे चल के महाजनपद काल में महाजनपद के रूप में आते। जब कई सारे जन मिल जाते हैं तो ये महाजनपद बना देते। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी बता दी मैंने। अगला प्रश्न आता है, ऋग्वेद में सोने यानी हिरण के आभूषणों का उल्लेख है क्या? और ऋग्वेद में अयस्क का प्रयोग सामान्य रूप से धातुओं के लिए किया जाता था, जिसके पात्र बनाए जाते थे। अथर्ववेद में हमें लोहित अयस्क और श्याम अयस्क का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान तांबे और लोहे के रूप में की गई। ऋग्वेद में गोफन और गुलेल जैसे पत्थर के औजारों का उल्लेख मिलता है। तो सत्य कथन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो इंपॉर्टेंट बात जरा ये है कि अथर्ववेद में हमें लोहित अयस्क के रूप में तांबा मिलता है और श्याम अयस्क के रूप में हमें लोहा मिल जाता है। चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर देखें, ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, बिल्कुल ब्राह्मण जो है वह प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते थे। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग होते थे, यह भी सही है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण था, यह भी सही है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना। कंठ और मुंडक
सबसे यानी कठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद थे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे प्राचीन की अगर हम बात करें तो वो थे आपके छांदोग्य उपनिषद, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी यही थे, क्योंकि बृहदारण्यक भी एक दूसरा नाम इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट उपनिषद थे, न कि कठ और मुंडक। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं 37। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग उस पर विचार करेंगे, और वो जहां तक सक्सेस रहेगा या जो भी अगर लगेगा कि हाँ इसको यूज़ करना चाहिए, आपकी जो स्ट्रैटेजी है या आपकी जो डिमांड है उसको जरूर हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपनी फीडबैक दिया करिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करना जरूर है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जरा सही नहीं है भैया पढ़ लो अच्छे से, मैंने इन सब चीजों को पढ़ा रखा है। राजा को दैवी उत्पत्ति की प्रतिष्ठा दी जाने लगी थी और अब उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा, बिल्कुल सही है। हालांकि यहां देखेंगे राजतंत्र ने अपने आप को सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर लिया था और उसकी सत्ता निरंकुश हो गई थी। तो देखो निरंकुश तो हो रही थी नो डाउट, लेकिन पूरी तरीके से निरंकुश नहीं थी, अभी भी उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए जाते थे, पूरी तरीके से वो निरंकुश नहीं था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सभा और समिति राजा की तानाशाही पर अंकुश रखती थी, बिल्कुल रखती थी, लेकिन अब इनकी महत्व जो था बिल्कुल धीरे धीरे कम हो चुका था। संपूर्ण राज्य को एक न्यास और राजा को उसका न्यासी यानी ट्रस्टी या संरक्षक के रूप में माना जाता था, यह भी सही है। तो केवल बी वाला गलत हो गया। अब यहां पे अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या है? तो इसको देखते हैं कि यह आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ और उस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद आंदोलन के प्रतिनिधि आंदोलन के विस्तार के लिए पूरे प्रांत में फैल गए, क्योंकि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में इसको शुरू किया था, तो ये तो सही है। और आरंभ में आंदोलन के प्रमुखतम नेता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, कृष्ण कुमार मित्र थे जैसे वामपंथी नेता, और परंतु बाद में इनका नेतृत्व उग्र और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने भी संभाल लिया, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांति प्रसूता। क्रांति प्रसूता का मतलब क्या हो गया? क्रांतिकारियों की मां जिसे कहा जाता था, मैडम भीखाजी कामा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए मैडम कामा जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी के निजी सचिव के रूप में किया था, बिल्कुल सही है। मैडम कामा जी ने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किया, यह भी सही है। 1907 में फ्रांस के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान मैडम कामा जी ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। देखो सारी स्टोरी सही लिखी हुई है 1907 की, बस एक गलती कि फ्रांस में स्टुटगार्ट नहीं है बल्कि कहां पर है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने ये स्टेटमेंट किया था, ये एक्ट किया था, तो तीसरा गलत हो गया। और 13 अगस्त 1936 को मैडम कामा जी ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली, यानी उनका निधन हो गया, तो यहां पर केवल तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथनों की बात करेंगे, कम विस्फोटक होना मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता है क्या? तो देखो अगर कम विस्फोटक होना मिश्रित ज्वालामुखी की कोई विशेषता एकमात्र नहीं है, ठीक है। सील्ड ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है, नहीं भाई, सील्ड ज्वालामुखी में तो कम विस्फोट होता है, यानी कि शांत दरारी उद्भेदन होता है इसमें, जो कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्वालामुखी चैप्टर में पढ़ा है। सभी ज्वालामुखियों में मिश्रित ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी है, यह भी गलत है। ज्वालामुखी कुंड जिसको कॉल्डेरा कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ये विस्फोटक रूप में निकलते हैं और कुछ इस तरीके से जो है कि कॉल्डेरा का निर्माण हो जाता है जहां पे ये ज्वालामुखी होता है। और इसी में जब बरसात के समय में पानी भर जाता है, यानी एक झील बन जाती है, तो इसको हम कॉल्डेरा लेक भी कहते हैं, क्योंकि ये गड्ढा हो जाता है और इसमें पानी भर जाता है, तो इसीलिए हम कॉल्डेरा लेक भी कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है। भूकंपीय तरंगों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? देखिए धरातली तरंगे जिन्हें लंबी तरंगे कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर कम जानमाल का नुकसान पहुंचाती हैं, गलत भैया। देखो 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी, एस, एल। जो एल तरंग है उसको धरातली तरंग कहते हैं, और एल तरंग से ही भूकंप होने पर सबसे अधिक जान माल का नुकसान होता है, तो यह स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। द्वितीय तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंगे होती जो तरल माध्यम से नहीं गुजरती है, बिल्कुल। एस तरंगे आपकी क्या हो गई, अनुप्रस्थ हो गई, अर्थात ये लंबवत कुछ इस तरीके से चलती हैं और ये आपके लिक्विड में नहीं चलती हैं, इसीलिए आउटर कोर में ये गायब हो जाती हैं। फिर देखो द्वितीय तरंगे पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजरती, यानी कोर में जाती नहीं है, इसलिए नहीं गुजरती, क्योंकि आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि इनर कोर ठोस अवस्था में होता है। तो आउटर कोर लिक्विड होते ही वहां पे एस तरंगे खत्म हो जाती है। प्राथमिक तरंग यानी पी
ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य होती है, जो सभी माध्यम में गुजर सकती है, यानी कि वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में गुजरती है। इसीलिए आउटर कोर में लिक्विड होने की वजह से थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब इनर कोर में पहुंचते हैं, आंतरिक कोर में, तो यहां पर बहुत तेज इसकी स्पीड हो जाती है। तो कौन सा गलत हो गया? ए ऑप्शन। सारे प्रश्न वही हैं मैक्सिमम, जो है कि अगर आप देखोगे ज्योग्राफी के, जो मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रखे हैं। इसीलिए कहता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर लो, अदरवाइज आप बाद में पछताओगे। तपस्या नोट्स की क्लास में कह रहा हूं, ज़्यादा नहीं है, 20-21 क्लास है, अगर डेली 2 क्लास देखोगे तो 10 दिन में निपट जाएगा। और ज्योग्राफी अगर सही हो गई ना आपकी, तो ये मान के चलो इंडियन ज्योग्राफी भी सही हो गई और आपका हिस्ट्री भी सही हो गया, बहुत हद तक इंटरनेशनल रिलेशन भी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति या आकृतियां हैं, कौन कौन सी है भैया? तो अगर आप देखोगे हिमनद के द्वारा एरेटे बनता है, स्नाउट बनता है, एस्कर बनता है, लेकिन रिपिल नहीं बनता, क्योंकि रिपिल जो होता है वो पवन के द्वारा बनता है, पवन निर्मित जो हवाएं चलती हैं, तो ये बनते हैं सामान्यतः मरुस्थल और सागरों के तटों पर बनते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, धरातलीय तापमान विलोमता के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक नहीं है? यानी धरातलीय जो तापमान विलोमता होती है उसके लिए कौन सी परिस्थिति ऐसी जो जरूरी नहीं है? सर्दियों के मौसम में अगर लंबी रातें जरूरी है, मेघ विहीन स्वच्छ आकाश जरूरी है, शांत वायुमंडल या मंद वायु प्रचालन ये भी जरूरी है, परंतु बर्फ विहीन धरातल नहीं होना चाहिए, बल्कि बर्फ से युक्त होना चाहिए धरातल, तभी जो है कि यहाँ पे धरातलीय तापमान विलोमता की परिस्थिति बनेगी। अगला प्रश्न आपका आता है 44, शीतोष्ण चक्रवात की विशेषता नहीं है। मैंने बताया था आपको कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक वाताग्रीय चक्रवात जिसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने तपस्या नोट्स में कह तो रहा हूं, इसीलिए जरूरी है दोस्तों, आप इस पेपर में क्या कई सारे पेपर आप देखोगे वहां पे सारे प्रश्न इसी तरीके से स्टेटमेंट, व्याख्या, कॉन्सेप्ट से बनाए जा रहे हैं। शीतोष्ण चक्रवात की संभार रेखाएं लगभग जो है कि अंडाकार होती है, बिल्कुल। इनका विस्तार 1600 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, बिल्कुल। और इनकी सामान्य दिशा उत्तरी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम नहीं होती दोस्तों, बल्कि वेस्ट टू ईस्ट होती है। कैसे होती है चलो समझाता हूं। अगर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 30 डिग्री नॉर्थ अगर मान लेते हैं और यहाँ पे 60 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री से जो हवाएं उठती हैं पछुआ पवनें, और यहाँ से 90 डिग्री से आने वाली जो ध्रुवीय पूर्वी पवनें होती हैं, तो यहाँ पे 60 डिग्री के आसपास आपको वाताग्र बनता है। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? पश्चिम से पूरब होती है, पश्चिम से पूरब होती है। तो यही चीज तो पूछ रहा है और ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और इनकी उत्पत्ति महासागरों के उन क्षेत्रों में होती है जहां पे उष्ण कटिबंधीय वायु शीत कटिबंधीय वायु से मिलती है। यानी जो 30 डिग्री से पछुआ पवन चल रही वो तो होती है हॉट, और 90 डिग्री से जो ध्रुवीय पूर्वी पवन आती है वो होती है कोल्ड। इनके आपस में मिलन से वाताग्र बनता है और उन्हीं वाताग्रों पे शीतोष्ण चक्रवात का विकास होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला प्रश्न टार्नेडो, जो कि चक्रवात का एक नाम है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चक्रवात है वो तो हम इंडिया में बोलते हैं, विली विली ऑस्ट्रिया में बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरीके से जो टार्नेडो है, जो कैरिबियन सागर में उठने वाला जो चक्रवात है, उसी को टार्नेडो कह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखोगे धरातल के निकट अत्यधिक उष्णाद्र वायु होती है, यानी कि गर्म वायु होती है, बिल्कुल। और वायुमंडल में अस्थिर तापमान संरचना होती है, अगर आप इसे देखोगे तो ये भी जरूरी है। शांत वायुमंडल और वायु में चक्कर उत्पन्न करने की प्रक्रिया, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोरिलिस बल होगा इसी की वजह से वायु गोल गोल घूमती रहेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही बात है। हालांकि भारत में तो केवल जम्मू कश्मीर में मिलता है, केवल 2 से 3%, इसीलिए इसका उत्पादन भारत में नहीं किया था। जबकि अमेरिका में अपलेशियन पर्वत के आसपास, मैंने आपको पिट्सबर्ग वगैरह सब बताया था कि यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयले के माध्यम से इंडस्ट्री चलती है। तो पहला सही है। यह कठोर होता है, फलतः इसे कोक में नहीं बदला जा सकता, और यह धातु प्रगालन के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन लेंगे कि सही तो दोनों है परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो धातु प्रगालन का मतलब होता है धातु प्रगलन, अर्थात किसी भी प्रकार की धातु को पिघलाने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, जो भट्टी चलाते हैं, उस भट्टी में आपका बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया था, जो सेकंड क्वालिटी का होता है। एंथ्रेसाइट फर्स्ट क्वालिटी, बिटुमिनस सेकंड क्वालिटी। भारत में 90% बिटुमिनस कोयला पाया था, स्पेशली गोंडवाना लैंड में। तो इसीलिए भारत में जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं या ताप भट्टी है, टेम्परेचर भट्टी, वहां पर धातु के प्रगलन के लिए बिटुमिनस कोयले का ही प्रयोग होता है, एंथ्रेसाइट का नहीं होता है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको हम चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं, भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की सीमा निश्चित की, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहा गया। तो बिल्कुल सही है। और अगर हम आगे देखें कि जनवरी 1935 में लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उन्हें अपना ब्लैक होल संबंधी मौलिक शोध पत्र प्रस्तुत किया। फलतः भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में उन्हें W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया या सम्मानित किया गया। तो यहां पर यह भी सही हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिक्किम की जीवन रेखा कहलाने वाली तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, परंतु 1787 की बाढ़ के बाद इसने दिशा बदल के ब्रह्मपुत्र की सहायक बन गई। ये बिल्कुल सही है। यह एक हिमालयी नदी है और हिमालयी नदियों का एक प्रमुख गुण होता है नदियों का अपहरण करना, यानी कि नदियों की चोरी करना। परंतु यहाँ पे तिस्ता का अपहरण नहीं हुआ है, मतलब तिस्ता ने किसी का अपहरण नहीं किया, बल्कि ब्रह्मपुत्रा नदी ने इसका अपहरण कर लिया है। इस आधार पे देखोगे कि दोनों ही सही है यहाँ पर भी, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपहरण करना हिमालयी नदियों का एक गुण होता है, परंतु तिस्ता ने किसी का अपहरण नहीं किया, बल्कि ब्रह्मपुत्रा ने इसका अपहरण किया और अपनी ओर इसे शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती होगी, दामोदर होगी, परंतु सोन नदी जो है कि भ्रंश घाटी में नहीं बहती है और ये अमरकंटक से निकलती है और बिहार में पहलेजा घाट के पास गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बाली मेला परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो सिलुरु नदी पे। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पे। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पे। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, अर्थात ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, थोरियम को मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, जिसका उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, और केरल में सामान्यतः यह पाई जाती है भारत के अंतर्गत। थोरियम को वायुयान में ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी सही है। भारत का काकरापार रिएक्टर विश्व का पहला रिएक्टर है जिसमें थोरियम के द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया रहा है, यह भी सही है। काकरापार कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की तथा राज्य और रियासतों को एक इकाई मानते हुए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया था। तो हाँ, आप कह सकते हो कि सर ये बिल्कुल सही बात है। इसने केंद्र में द्वैत शासन का शुभारंभ किया और संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया, यह भी सही है। साथ ही साथ इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त भी कर दिया था, तो यह सही है। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह भी सही है। और इसने 11 राज्यों में से 5 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो बस यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने 6 राज्यों में शुरू की थी। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने रखा था, बिल्कुल सही। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, यह भी सही है। तो सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 54, जिसमें कह रहा है कौन सा एक असत्य है? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, बिल्कुल। राज्यों के लिए जो समिति है जिसमें राज्यों से समझौता करने वाली अध्यक्ष, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बल्कि इसके भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। पटेल जी किसके थे? तो पटेल जी आपके थे प्रांतीय समिति, यानी प्रांतीय संविधान समिति के थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला गलत हो गया। प्रक्रिया नियम के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं में कौन से तत्व शामिल हैं? वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति होती है क्या भारत में? बिल्कुल। और बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, यह भी सही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही नेतृत्व करता होते हैं, यह भी सही है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, यह भी सही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 56। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना सहित 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। अब प्रस्तावना पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, तो यह बात बिल्कुल सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसे संशोधन नहीं किया जा सकता, यह स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि 1960 में बेरूवारी वाद में तो यह कहा गया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, इसलिए संशोधन नहीं होगा। लेकिन जब 1973 में केशवानंद भारती जी का केस आया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसी के बाद तुरंत 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में 3 शब्दों को जोड़ दिया गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, अर्थात प्रस्तावना में संशोधन भी हो गया। तो यहां पे पहला ही केवल सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसको कई बार पूछा था, तो सीधे सीधे रट लो कि जो भारतीयों को केवल प्राप्त है। हालांकि प्राप्त तो पूरे हैं, लेकिन भारतीयों को जो स्पेशली प्राप्त है वो है 15, 16, 19,
29, 30। तो ये 5 प्रकार के अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो यहाँ पे 15 मिल गया, 16 मिल गया, अर्थात 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नरेंद्र मोदी को भारत के 21वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। तो नहीं दोस्तों, 18वीं तो लोकसभा थी, 18वीं लोकसभा थी, लेकिन प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो 20वें नंबर के प्रधानमंत्री जी थे। तो ये बात गलत हो गई। मोदी जी से पहले नेहरू जी ने लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला, ये सही है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं मंत्री शामिल है इसमें, यानी महिला मंत्री, ये भी सही है। पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं, बिल्कुल। और ये आपके अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से हैं, जिनकी उम्र केवल और केवल 25 साल 3 माह, बस इतनी ही हुई है अभी। तो चलिए, यहां पे पहला गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां देखते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने लखनऊ के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। तो सारा स्टेटमेंट सही है, परंतु एक जगह गलत है कि भगौली गांव आपके लखनऊ में नहीं है, बल्कि लखनऊ का जो बगल में एक जिला है बाराबंकी, जहां पे अफीम की खेती भी होती है, वहां से संबंधित है। तो पहला तो भैया गलत हो गया। दूसरा, अगर हम देखें कि यही जो सी मैप लिखा हुआ है, जो इसकी फुल फॉर्म है, तो इसके द्वारा 30 किसानों को भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। तो ये भी बात सही हो जाएगी। तो केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से असत्य पूछ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्यूडेंगा नामक डेंगू के टीके को हाल ही में प्री क्वालिफिकेशन दिया है, बिल्कुल सही। और WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला यह विश्व का पहला डेंगू टीका है, नहीं, ये दूसरा डेंगू टीका है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी जो पहला टीका था जो प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त कर चुका था, उसका नाम है डेंग वैक्सिया CYD और TDV, ठीक है। ये इसका पहला टीका था जो प्री क्वालिफिकेशन ले चुका है। तो यहां पे देखोगे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ एड ड्वाइट 90 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, बिल्कुल सही। हालांकि इनकी उम्र जो है 90 साल और 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इनके। तो आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट, ये करंट अफेयर्स मैंने कल ही पढ़ा दी थी आपको, ठीक है। अब यहां पे देखो कि श्री ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थे, जो अंततः 60 वर्षों की परीक्षा के बाद अंतरिक्ष में जाने में सफल हुए, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने इसकी डिमांड की थी तब वहां के राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। और ये उपलब्धि आपको कब देखने को मिलती है? 19 मई 2024 को। तो इसलिए पहला दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संदर्भ में सत्य कथनों पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओजोन परत के बारे में असत्य कथनों की बात करेंगे। तो असत्य में क्या है कि ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी की सतह से 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो कह सकते हो कि हाँ ठीक है। समताप मंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से ओजोन के स्तर को रेगुलेट करती है, यह भी सही है। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, बिल्कुल सही, क्योंकि ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम थी। प्रत्येक मौसम में ओजोन परत की मोटाई बदलती है, ये बात तो सही है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई सर्वाधिक नहीं होती बल्कि कम होती है, और जबकि बसंत ऋतु में न्यूनतम नहीं बल्कि अधिक होती है। तो ये बस अपोजिट लिखा था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त चंदन उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वृक्ष है जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। और रक्त चंदन की लकड़ी सफेद होती है, जो कालांतर में, जो समय के बाद लाल रंग के चिपचिपे स्राव के कारण लाल होती जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, की स्टोन प्रजाति के अंतर्गत कौन से शामिल होते हैं? तो शेर, अंजीर का वृक्ष, राइजोबियम, लेग्यूमिनेसरम, लेकिन बंदर इसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, रामसर अभियोजन का आयोजन अभी समय का 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था, बिल्कुल सही। रामसर सचिवालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, यह भी सही है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1997 में हुई थी, यह भी सही है। और भारत इस अभिसमय में 1985 में नहीं शामिल हुआ था, बल्कि 1982 में शामिल हुआ था। वर्तमान में टोटल आपकी 85 रामसर साइट है, जिसमें सर्वाधिक अब आपकी तमिलनाडु की हो गई 16 रामसर साइट। सेकंड नंबर पे आपका यूपी आता है, जिसमें 10 रामसर साइट है। अगला प्रश्न है यहां पर, कैटालिटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक कन्वर्टर के बारे में आपको सत्य कथन के बारे में बताना है। तो इसको अगर हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन बदल देता है, जिससे इसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही। और इसे या इसमें पैलेडियम की डिस्क कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हो गए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने की एक इकाई है, बिल्कुल सही। बीओडी का अधिक होना यह दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज्यादा है तथा वह संक्रमित हो गया, या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है, तो यह भी सही है। उच्च बीओडी वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक नहीं होती दोस्तों, कम होती है, क्योंकि ये सुपोषण की प्रक्रिया है, और मैंने एनवायरमेंट में सुपोषण की प्रक्रिया पढ़ाई है आपको। तो सी वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा। कानपुर व प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में बीओडी की उच्च मात्रा, बीओडी की जो मात्रा है वो उच्च है, यानी इनके बीच में देखा जाए तो ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में अंतिम उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीएनपी कहा जाता है, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, बिल्कुल सही। सकल राष्ट्रीय आय की गणना विदेश में कार्यरत जो देश के नागरिक हैं, जो आपके भाई बहन या फैमिली मेंबर्स हैं, इनकी आय को घटा दिया जाता है? नहीं मेरे भाई, इनकी आय को जोड़ा जाता है, क्योंकि वो हैं तो हमारी फैमिली के हिस्से। जबकि हमारे देश के अंदर जो विदेशी नागरिक कार्यरत हैं, उनके आय को जोड़ा नहीं जाता बल्कि घटाया जाता है, क्योंकि वो भी तो अपने देश लेकर जाएंगे। इसीलिए दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कैंसर के इलाज हेतु भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी सेल का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही। और इसे आईआईटी बेंगलुरु ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ विकसित किया, तो गलत हो जाएगा। ये मुंबई में विकसित हुआ और आईआईटी बॉम्बे है, वहां पे आईआईटी बॉम्बे के साथ हुआ, तो दूसरा गलत हो गया। कैंसर उपचार के लिए स्थापित यह थेरेपी दुनिया की सबसे सस्ती CAR-T सेल थेरेपी है, और CAR-T सेल थेरेपी का तात्पर्य है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, तो केवल दूसरा ही स्टेटमेंट गलत है। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में बात करेंगे तो यह अत्यधिक कठोर होता है, इवन कि हीरे से भी अधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला भी होता है और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का कुचालक नहीं होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम रोग जो है स्त्रियों में होने वाला एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक रोग है, और जिसमें जो बीमारी होती है जो महिला को, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, तो यह बात सही है। और इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है और वो बांझ भी हो जाती है। अल्प विकसित का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी महिला का जो है कि कद छोटा हो जाता है, जो उसके ब्रेस्ट होते हैं यानी वक्ष जो चपटे रहते हैं, यानी कि बॉडी में उभार नहीं होता, और जननांग जो उनके होते हैं प्राइवेट पार्ट, ये भी अविकसित होते हैं, तो ये उनके टर्नर सिंड्रोम की बीमारी का लक्षण है। तो यहां पर आप देखोगे कि पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न 72। 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग की स्वतंत्र बैठक हुई थी, बिल्कुल सही, यहां पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को स्वीकार तो किया था, परंतु यह भी एक पॉइंट लगा दिया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति भी अवश्य रहनी चाहिए। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 73। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही। और इसमें संविधान सभा के गठन का प्रावधान नहीं था क्या? संविधान सभा के गठन का देखो प्रावधान तो था, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से प्रावधान किया गया था, और यह भी कह दिया गया कि जो नई संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहता है वो अपनी स्वतंत्र स्थिति को भी स्थापित कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी समझौता करना पड़ेगा। तो ये वजह थी जिनकी वजह से कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये प्रोविजन गलत है। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, क्योंकि संविधान सभा के गठन का प्रावधान था यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच के लिए गठित की गई थी तहकीकात कमेटी में कौन कौन सदस्य था? मदन मोहन मालवीय जी थे, जो कि अध्यक्ष की भूमिका में थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, अब्बास तैयब जी थे, महात्मा गांधी जी भी इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, गांधी जी भी शामिल हुए थे, और CR दास भी इसमें शामिल हुए थे, चित्तरंजन दास जी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी हैं तो वो भी रहेंगे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे जगत नारायण की बात करें तो ये नहीं थे, क्योंकि ये हंटर कमेटी के सदस्य बने थे। हंटर कमेटी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कर रही थी, तो उसमें ये थे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 सही होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे 1854 में शिक्षा पर गठित चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो इसमें अगर आप देखोगे कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए, बिल्कुल सही। और सभी 7 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, तो 7 प्रांत नहीं थे, बिल्कुल 5 प्रांतों में की बात की गई थी, तो बी वाला ही गलत हो गया। बाकी तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश भी थी, और शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। अगला प्रश्न है 76। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां के संदर्भ में बात करेंगे। इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बनाया, बिल्कुल सही। और इसने एक संधि, वो संधि जो कि 1751 में की गई थी, मराठों को उड़ीसा प्रांत दे दिया और 12 लाख के वार्षिक चौथ देना भी इसने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, क्या कहता है कि 1818 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में कौन सा कथन सही है? तो इलाहाबाद में हुए इस अधिवेशन की अध्यक्षता, नहीं दोस्तों, चौथे वाले में तो विलियम वेडरबर्न नहीं थे बल्कि जॉर्ज यूल थे, जो कि पहले विदेशी व्यक्ति थे, तो ये वाला तो गलत हो गया। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन पहली बार शामिल हुए, सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया, यह भी सही है। इस अधिवेशन में नारा दिया गया कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, तो यह भी सही है। तो केवल पहला हटा दो तो 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताओ। जैसे अलीपुर षड्यंत्र केस जो हुआ था, ये आपका हुआ था मई 1908 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1908। अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित किया गया था, यह किया गया था दिसंबर 1908 में। हावड़ा षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो ये 1910 में था। किंग्सफोर्ड की हत्या जो कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर की थी, ये घटना थी आपकी अप्रैल 1908 की। तो देखो कि 3 घटनाएं मैंने आपको 1908 की बता दी, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली की बात करें, इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पत्थर से बनाई जाती थी, बिल्कुल सही। गांधार कला शैली में मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल जैसे लगते थे, यह भी सही है। इस कला शैली में भौतिकता के स्थान पे तार्किकता पर बल दिया गया, नहीं, यहाँ पे तार्किकता पे कोई बल नहीं दिया गया बल्कि भौतिकता पर ही ज्यादा बल दिया गया था। और इस कला शैली का जो विकास था, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में इसका विकास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा ही सही होगा, तो इसीलिए पहला दूसरा सही हो गया। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? तो ये हो जाएगा गंगाधर अभिलेख, जो कि कुमारगुप्त के शासनकाल का है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा कालीन पुरा स्थल आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, इसके बारे में बात करें तो मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही। इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई, यह भी सही है। इसका उत्खनन कार्य 1958 में जेपी जोशी ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा जी ने। तो 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की भू राजस्व मसाहत व्यवस्था के बारे में। मसाहत व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश कर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है। और दिल्ली सल्तनत में मसाहत पद्धति को सर्वप्रथम बलबन ने लागू किया था क्या? तो बस यही गलत हो जाएगा कि बलबन नहीं थे, वो कौन थे आपके? अलाउद्दीन खिलजी महोदय थे। अलाउद्दीन खिलजी महोदय थे जिन्होंने मसाहत पद्धति को शुरू किया। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने दक्षिण पूर्व अर्थात भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और उसे जीत लिया, बिल्कुल सही। और बाबर को उत्तर पश्चिम यानी कि समरकंद के क्षेत्र में कोई स्थायी सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वो चाह रहा था कि भारत की तरफ जो है कि कोई मौका मिले तो हम तुरंत इस पर आक्रमण कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। तो चलो आ जाओ भैया, शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य जी का जो जन्म के स्थानों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो पहले मैं आपको इनका जन्म बता देता हूँ। जन्म इनका 788 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। इन्होंने 8 वर्ष में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, अपनी माता से अनुमति लेके संन्यास ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य के जो पहले गुरु थे वो गोविंद भागवत पाद थे, और इन्होंने ही परमहंस की उपाधि भी दी थी शंकराचार्य को, ये भी सही है। और इन्होंने स्मृति संप्रदाय की भी स्थापना की, यह भी सही है। परंतु इनकी मृत्यु दोस्तों चेन्नई में नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी। हालांकि इन्होंने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर की अगर मैं बात करूं तो बद्रीनाथ, दक्षिण की बात करूं तो श्रृंगेरी, ईस्ट की यानी पूर्वी भारत की बात करूं तो आपका पुरी हो जाएगा, और पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो द्वारका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद हैं, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में नोटा सबसे अधिक वोट पड़े, बिल्कुल सही। 18वीं लोकसभा के लिए कुल 77 महिलाएं सांसद नहीं थी, बल्कि 73 महिलाएं थी। और जबकि जो इससे पहले की लोकसभा थी 2019 में 17वीं, उसमें 78 महिलाएं आई थी, तो ये वाला गलत हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर सीट से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवाणी जी को 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी बन गए। पता है कितने से जीत गए? 11,75,092 वोट। लगता है कि एक तरफा इनको वोट मिल गए थे पूरे के पूरे। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट हटा दो तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संबंध में जो समझौता हुआ उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? देखिए, इस अनुबंध से चाबहार बंदरगाह के शहीद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन अब भारत को मिल गया 10 वर्ष तक। इस संबंध
में अनुबंध पर समझौता 13 मई 2024 को हुआ, लेकिन ये जो समझौता हुआ ये विदेश मंत्री उसमें शामिल नहीं थे, बल्कि कौन शामिल था इसमें? सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम था इनका? सर्बानंद सोनोवाल भी कह सकते हैं इनको, और ये जहाज रानी जलमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में थिंक टैंक, जो आर्थिक थिंक टैंक है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी देश कौन से? चीन, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और फिर रूस हो जाएगा। तो 87 का बी हो गया। अगला प्रश्न, राज्यपाल के संदर्भ में, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति है। पहले ही गलत हो गया क्योंकि अध्यादेश की शक्ति 213 में है, और 214(3) के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो भैया जब अध्यादेश की बात ही दोनों जगह 213 होना चाहिए, तो ऐसे ही ये गलत हो गया। तो ना तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, दल बदल के संबंध में, दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, यानी पीठासीन अधिकारी स्पीकर महोदय। बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब बात करेंगे ऐसे मामलों पर निर्णय अध्यक्ष को 6 माह के अंदर लेना होता है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो दूसरा गलत। प्रारंभ में अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया जाता था वो अंतिम होता था और उस पर न्यायालय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन कियोतो हलोहानवाद जब 2007 में ये मामला आता है तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय किया जाएगा तो अर्ध निकाय यानी अर्ध न्यायिक संगठन के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए उसके निर्णय की जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो तीसरा और चौथा भी सही, पहला भी सही, दूसरा ही केवल गलत है, तो हम दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 371(6), अगर हम इसको 371(G) लिख देंगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि मिजो यानी मिजोरम के लिए कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के लिए बात करेंगे तो 371(H) में आएगा, कर्नाटक आएगा J में, सिक्किम आएगा आपका F में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राजनीतिक दल की स्थापना सबसे अंत में की गई है? तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी 1834 में, यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी 1828 में, यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी 1854। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आप इन चारों पार्टीज को देखोगे तो भारत ही एक ऐसा देश था इन तीनों में जो सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब स्वतंत्र होगा तभी तो अपनी राजनीतिक पार्टी स्टैब्लिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपने समझ में आ गया, ए वाला। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती, ये कब डाली गई थी? बर्रा डकैती बंगाल से डाली गई थी और ये ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा डाली गई थी। कब? 1908 में। और ढाका अनुशीलन समिति की जो स्थापना हुई थी ये 1905 में हुई थी, पुलिन दास के द्वारा की गई थी। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फॉकलैंड द्वीप की बात करेंगे ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में, रीयूनियन द्वीप फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, फैरो द्वीप डेनमार्क के, लेकिन सेंट हेलेना द्वीप ये आपके क्या लिखा है, ये स्पेन के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपके आएगा ब्रिटेन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? ब्रिटेन के अंतर्गत आएगा सेंट हेलेना द्वीप। अगला प्रश्न यहाँ पे असत्य कथन की बात कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्र हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब बन सकते तो मंत्री कौन सी बड़ी बात है। भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है? नहीं, ये आर्टिकल 75(3) कहता है कि केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति तो है ही नहीं, तो संयुक्त रूप वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अगला प्रश्न है, कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। बिल्कुल, संसद का सदस्य तो होगा लेकिन मंत्री नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे बी वाला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और ना ही उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े? तो आर्टिकल 257 में ये प्रोविजन दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण, यानी इसकी अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अक्टूबर 1986 में, और इसका मुख्यालय आपके यूपी के नोएडा में स्थित है। जबकि अगर प्रादेशिक कार्यालय की बात करें तो गुवाहाटी हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा और पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, काकीनाडा एक बंदरगाह है जो कि कर्नाटक नहीं आंध्र प्रदेश में आता है, एन्नौर आपका तमिलनाडु, अलेप्पी आपका केरल और पारादीप आपका उड़ीसा।
विक्टोरिया झील का विस्तार किस देश में नहीं है? तो युगांडा, तंजानिया, केन्या में तो है, लेकिन मलावी में नहीं है। और तो और अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, और यहीं से नील नदी का भी उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान आपके नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि ये गुजरात में आता है, आनंद नाम की जगह पे। बाकी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय संस्थान कटक में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर का, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को युर्त के नाम से जाना जाता है? तो ये खिरगिज जो जनजाति होती है, जो मध्य एशिया में पाई जाती है, इन्हीं के निवास स्थान को युर्त कहा जाता है। पिछड़ा वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में, हालांकि इसकी स्थापना तो 1993 में हो गई थी, लेकिन 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल 338B जोड़ दिया गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, आयोग के सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें संसद के द्वारा नहीं निर्धारित की जाती है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो दूसरा गलत है, केवल पहला ही सही हो जाएगा, तो ए स्टेटमेंट केवल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, फेमा एक्ट की बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये अधिनियम 1999 में आया और 1 जून 2000 को ये प्रभावी हो गया, बिल्कुल सही। और फेमा ने फेरा जो कि 27 वर्ष पुराने का मतलब क्या हो गया, 1973 में जो लागू हुआ था, इसको रिजेक्ट कर दिया, 2000 में समाप्त कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है, व्याख्या भी सही है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो टेफ्लॉन क्या होता है, एक नॉन स्टिक होती है, यानी कि इसका प्रयोग बर्तनों पे न चिपकने वाली सतह के रूप में करते हैं, जो कोटिंग वगैरह की जाती है इंडक्शन के बर्तन जो होते हैं, जिससे नीचे जो है कि चिपकता नहीं है बर्तन, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरिन एथिलीन कहा जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन कहा जाता है इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया? तो ये आपके हो जाएंगे नोरियो टानुगुची। क्या नाम है? नोरियो टानीगुची। इन्होंने 1974 में अपने एक रिसर्च पेपर के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया और ये टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 200 से 280। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जो फूल रहित है, यानी कि ना फूल आता है ना बीज आता है? ये हो गया आपका फर्न, क्योंकि फर्न एक संवहनी पौधा है। अगला प्रश्न है आपका 107। यहाँ पे श्रेणी है और परिचालित क्षेत्र है, जैसे सीमांत जोत कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत की बात करेंगे तो लघु जोत आपका 1 से 2 हेक्टेयर, और अर्ध मध्यम जोत जो कि 2 से 4 हेक्टेयर, लेकिन मध्यम जोत जो होती है वो आपकी 4 से 10 होती है, और जो बृहद होती है, सबसे बड़ी होती है, उसको माना जाता है 10 हेक्टेयर से अधिक का। तो इसलिए आपका 1, 3, 4, 2 हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये भी मैंने पढ़ा है सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में, जिसको हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वर्षण के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार होता है, नहीं। अच्छा, यहाँ पे सही पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं सी वाले पे। किसी भी तापमान पर, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो, वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसकी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को, यानी कि जितनी क्षमता है और जितनी उसने धारण की है, इसी के अनुपात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फ्लोरीकल्चर मतलब फूलों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर मतलब फलों का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ओलेरी कल्चर में आप सब्जियों का उत्पादन करते हो। किसका करते हो? सब्जियों का। जबकि फलों का जो उत्पादन होता है उसे हम लोग पोमोकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागवानी और एरोपोनिक्स में हवा में पौधे को उगाना कहते हैं, और जब जल में पौधा उगाते हो तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके, विश्व प्रसिद्ध टोम्बा झील कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, और ये एक विशालतम क्रेटर झील भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 10 की वृद्धि पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में 25.4% हुई, मध्य प्रदेश 20.3, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20.2% हुई थी। ठीक है, 20.2% हुई थी, तो ये गलत है। राजस्थान में 21.3%। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, गेहूं, अरहर इत्यादि प्रमुख उपजें होती हैं। बिल्कुल सही। और इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार है, क्योंकि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसी का हिस्सा ये भी है, और इसी में काली मृदा को यहाँ पे मार मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे और व्याख्या भी करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखोगे कि जनगणना 2011 के अनुसार, हालांकि ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको बस इतना जानना है कि बिहार जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनघनत्व रखता है, 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर,
और दूसरा आता है आपके सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, जो कि 1028 किलोमीटर स्क्वायर रखता है। और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का होता है, जहाँ पे 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न का स्टेटमेंट गलत था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय का गठन कब हुआ भैया? इसका निदेशालय गठन तो 1976 में हुआ। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन को फिलिप एम हॉसर ने क्या कहा है? इसको पॉपुलेशन इम्प्लोजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया था? देखो, बॉक्साइट भी पाया था बांदा और चंदौली में, जिप्सम पाया जाता आपके झांसी हमीरपुर में, चूना पत्थर आपके मिर्जापुर सोनभद्र में पाया था, परंतु अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक नहीं पाया जाता। भारत में तो पाया जाएगा, लेकिन यूपी में नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है, और इसी में हुणों के प्रथम आक्रमण की, साथ ही साथ हुणों को पराजित करने की भी जानकारी मिलती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है, कंकरेली पथरीली, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा होती है, जो सहारनपुर से लेके पूरा किनारे किनारे होते हुए कुशीनगर तक आप आ जाओगे। इसमें पूरे के पूरे भाबर क्षेत्र होते हैं। शहरी वृद्धि के सूचक कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे आप कह सकते हो कि शहर में वृद्धि हो रही है? जैसे देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि अगर हो रही है, शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि होती है, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे शहर दिए हुए और नदियाँ, जैसे मथुरा की बात करेंगे यमुना नदी के तट पे, जौनपुर गोमती नदी के तट पे, अयोध्या सरयू नदी के तट पे, और चित्रकूट आपके मंदाकिनी नदी के तट पर है। अब ये मंदाकिनी, आप अलकनंदा मंदाकिनी उत्तराखंड की मत देखना, आप चित्रकूट में भी जाओगे जहाँ पे कामदगिरी पर्वत है, उसकी परिक्रमा की जाती है कामदगिरी पर्वत की, तो वहीं पर आपको मंदाकिनी नदी भी देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, असत्य कथन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है, ये अभी मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, बिल्कुल सही। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है, अगर कोबरा काटेगा तो आपकी नर्व सिस्टम खराब हो जाएगी, बिल्कुल सही। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस एथिलीन है, यह भी सही है। ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, गलत मेरे भाई, निर्वात में तो इसका वेग कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ध्वनि का जो अधिकतम वेग अगर आपको चाहिए तो ठोस वस्तु में मिलेगा। अगला प्रश्न है, टैकियान क्या होता है? टैकियान की बात करेंगे तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले परिकल्पित कण, तो डी हो गया। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, बिल्कुल सही। और मुंह के पीएच का जो मान होता है 5.5 से कम होता है, और इसलिए दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अम्लीयता से इसकी संक्षारकता होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी व्याख्या सही नहीं हो रही है, बाकी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो फूल कैसा दिखेगा? काले रंग का, क्योंकि लाल रंग का परावर्तन हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होती है, जो कि हार्ट की बीमारी पैदा करता है। अब यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की ओर आ गए हैं कि फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कोलकाता में, और ये 16 फरवरी को आयोजित किया गया था, और अनिल कपूर जी जो कि आपके अभिनेता हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुभारंभ की गई? ये राजस्थान के द्वारा की गई है, जिसमें कहा गया कि 60 साल या उससे अधिक का अगर कोई श्रमिक है तो उसे 2000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गुवाहाटी असम में किया गया। नेक्स्ट आपका है, अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2024 में माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बन गया। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको हम ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? ये तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। लेकिन भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने मिलकर आपस में संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की थी। दूसरी बात, अगर मैं आपको एक और बात इस पर बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके भारत के अंतर्गत गुरुग्राम में स्थित है, तो ये पहला तो सही हो गया। माल्टा दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय राष्ट्र है क्या? बस यही गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, बल्कि इटली के नीचे ही भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला ही सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 130, फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की थी? तो ये हो जाएगा आपका जापान।
अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसको CMS COP 14 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद है। फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया? तो प्रतिनिधि सभा कहीं और की नहीं थी बल्कि USA की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने ओलेग कोनोनेंके ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताकर विश्व रिकॉर्ड बना लिया? तो ये है रूस के, और इन्होंने लगभग 878 दिन और 12 घंटे पूरे व्यतीत कर लिए हैं। ये फरवरी तक का डाटा है, ऐसा नहीं कि आज का डाटा आप मान के चलोगे। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज का सम्मानित किया गया? तो ये भारत को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाएगा, फरवरी 2024 में किस देश को फाइनल में पराजित करके ऑस्ट्रेलिया ने जीता ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप? तो भारत को ही इन्होंने हरा दिया। हालांकि मैच का आयोजन कहाँ हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 137 है, फरवरी 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया है? तो ये ताइवान के साथ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने T50 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बना दी है, और ये मतलब उन्होंने उद्घाटन किया है, जम्मू कश्मीर में है। ये लगभग 12.77 किलोमीटर के आसपास, और ये लंबी रेल टनल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 139, फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। बिल्कुल सही। और इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया था, बल्कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, क्योंकि हर जगह मोदी जी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया? तो आपने एक इमेज को देखा होगा, फरवरी में जो योगी जी और मोदी जी दोनों लोग जो है कि संभल में कल्की धाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू करते हैं, तो ए ऑप्शन होगा संभल। अगला प्रश्न है आपके, फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू यानी खट्टा नींबू को राज्य फल घोषित कर दिया? तो भैया ये हो गया आपका असम। नींबू तो खट्टा ही होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये हैदराबाद में की गई है, और इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी के द्वारा की गई है। फरवरी 2024 में ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी उत्तराखंड की। फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच ने 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो काठमांडू, नेपाल में किया। क्वेश्चन नंबर 145 है, फरवरी 2024 में जस्टिस नवाफ सलाम को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। वह किस देश के निवासी हैं? तो देखा जाए तो लेबनान के निवासी हैं। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि की खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल ग्रो को शुरू करने की घोषणा की गई? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 147 देखिए, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया? तो फाइलेरिया रोग से मुक्ति के लिए चलाया गया है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 148 है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, जिसको हम लोग निफ्ट बोलते हैं, NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपके वाराणसी में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की GDP में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देश की GDP में कितने प्रतिशत योगदान है? तो 9.2% है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वो फरवरी 2024 में साइमा वाजिद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। और आपको बता दूं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, क्योंकि अब तो बंगाल में उनकी सरकार नहीं है, उनकी ये बेटी भी है। ठीक है, साइमा वाजिद कौन है? बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनकी बेटी है, और इन्हें WHO के
दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये तो थे आपके टेस्ट नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग 15 सितंबर के आसपास तक मैक्सिमम टेस्ट कवर कर चुके होंगे। हालांकि टेस्ट क्लोज नहीं होंगे, 30-35 टेस्ट मैंने कहे हैं तो जरूर कराऊंगा, लेकिन उनका रिवीजन कैसे करना है उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया, उसे जरूर चेकआउट कर लेना, ताकि वहां पे आपको समझ में आएगा कि टेस्ट पेपर करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना और कैसे करना है, जिससे आपको बेनिफिट अधिक से अधिक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।